और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां नौगछिया में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रखंड प्रमुख के बेटे की हत्या कर दी गई है। मिथुन यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। प्रखंड प्रमुख का बेटा बताया जा रहा है। अपराधियों ने इस दौरान कई राउंड फायरिंग की थी। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान उसे मृत घोषित किया गया। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आती हुई। मायागंज अस्पताल में इस शख्स को घायल अवस्था में लाया गया था, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधी जो हैं वो फरार हैं। तो भागलपुर संवाददाता विकास कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या जानकारी मिल रही है? इस घटना के पीछे की क्या वजह हो सकती है? के प्रखंड प्रमुख का बेटा मिथुन जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और दोपहर में वो अपने गोदाम नौगछिया के डीएसपी आवास के समीप गोदाम पर गया था। इसी दौरान जो अपराधी हैं वो पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे और ताबड़तोड़ गोली जो है वो प्रखंड प्रमुख के बेटे के ऊपर बरसाई गई, जिसमें कि 3 गोली मिथुन को लगा और गोली लगने के बाद परिजन जो है वो पोस्टमार्टम मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे थे। यहाँ पर भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जो है मिथुन की मौत हो गई है और परिजन अभी फिलहाल जो है मायागंज अस्पताल में सबको रखकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो पुलिस है वो पूरी घटना की छानबीन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विकास। तो भागलपुर से बड़ी खबर, जहां मायागंज अस्पताल में मौत हुई है प्रखंड प्रमुख के बेटे की और अब पुलिस इस हर बिंदु पर जांच में जुट चुकी है। और धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, तेतुलमुड़ी कोल्ड डंप में वर्चस्व की लड़ाई हुई है, जिसमें एटक ढुलू महतो संयुक्त मोर्चा में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष की बात कही जा रही है। 25 राउंड फायरिंग भी हुई है और साथ ही साथ बमबाजी से पूरे इलाके में दहशत फैल गया है। मजिस्ट्रेट मीडिया की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस के साथ ही सीआईएसएफ टीम फिलहाल मौके पर पहुंची। और धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या है ताजा अपडेट? फिलहाल जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण है। पुलिस और सीआईएसएफ की भारी संख्या में बल वहां पहुंचे हुए स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। जो भी ट्रक कोयला से लोड थी उसे निकालना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि कल ही जो संयुक्त मोर्चा ढुल्लू महतो के जो समर्थक एटक यूनियन है उसके दोनों समर्थक आपसी जो है वहां पर मैनुअल लोडिंग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कल से ही ये तानातनी बनी हुई थी। कल हालांकि पुलिस और जो मजिस्ट्रेट है इसको रोकने में कामयाब हुई, लेकिन आज वह रोकने में असफल रही और जिसका नतीजा है कि दर्जनों राउंड फायरिंग और आधा दर्जन से अधिक बमबाजी हुई। पूरा इलाका बम और गोलियों से थर्रा चुका है। अब वहां पर पुलिस पहुंची है, मजिस्ट्रेट पहुंचे, मजिस्ट्रेट के वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया। यहाँ तक कि जो मीडिया के लोग कवरेज कर रहे थे उनके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। ये कोई नई बात नहीं है कि बीपीसीएल के कोलेरी हो या फिर आउटसोर्सिंग के कोलेरी हो, वहां पर वर्चस्व को लेकर इस तरह घटनाएं होती है, लेकिन जो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, जो वार्ता का एक दौर होना चाहिए, वो नहीं होता और सभी अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं और इसका जो नतीजा है वो असंगठित मजदूर भुगतते हैं। चलिए संजय, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की दूसरी लिस्ट बहुत जल्द जारी हो सकती है। 10 मार्च को बीजेपी की सीईसी की बैठक, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों पर मोहर जो है वो लगाई जाएगी। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने पहले ही कर दिया और अब दूसरी लिस्ट को लेकर लगातार मंथन का दौर जो है वो चल रहा है और माना जा रहा है कि 10 तारीख को जब सीईसी की बैठक होगी तो इस बैठक के बाद दूसरी लिस्ट भी बहुत जल्द सामने होगी। खबर पटना से है, जहां आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ये कार्रवाई पटना के अनुग्रह नारायण पथ स्थित आवास पर की गई। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई कोलकाता से आई आईटी की टीम कर रही है। आपको बता दें कि विनोद जायसवाल शराब के कारोबार से जुड़े हैं और इनकी कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप है। वहीं पटना में बीजेपी नेता और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने बताया कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, समय पर सीट बंटवारा भी हो जाएगा। चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर कहा कि चिराग पासवान नाराज नहीं है। हम लोग सब साथी हैं, मिलते रहे हैं। आज मुलाकात हुई है, महाशिवरात्रि की शुभकामना देने आए हैं। चर्चा है कि कुशवाहा जी नाराज हैं कि भाई अब तक सीट को लेकर कुछ फैसला नहीं हुआ है।
आप सब टीवी चैनल्स जो हैं वो टीवी चैनल्स को कोई न्यूज चाहिए, आप अपना न्यूज बनाइए, समय पर आप सबको पता चल जाएगा। तो ये कब तक हो जाएगा सर? समय पर सबको पता चल जाएगा। भाई तो हम लोग एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ना है, तो इसमें क्या अस्वाभाविक है? कोई अस्वाभाविक तो है नहीं, तो इसको क्यों आप खबर क्या है? कोई खबर भी नहीं है। तो ये सीट बंटवारा अब तक नहीं हुआ सर, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए क्या चर्चा तो आप लोग चलाते हैं, बिना वजह चर्चा चलाते हैं। सीट बंटवारा का सवाल है तो कहीं कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ समय पर आप सब लोगों को बता दिया जाए। जेडीयू के आने के बाद कुछ दिक्कत हो रही है क्या आप लोग को, जो पिछले बार आप 3 सीट पे लड़े थे? किसी के आने के से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, और जो आप चाहते हैं समय पर वह भी जानकारी दे दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातें चल रही है और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एक बार फिर आरा से चुनाव लड़ते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और आरा से ही लड़ूंगा। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा। वहीं चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा कि वो जल्द मान जाएंगे। जाएगी अमूमन चुनाव लड़ रहे हैं ना? हाँ भाई बिल्कुल लड़ेंगे, वही जहां से हैं वहीं से एकदम वहीं से लड़ेंगे। कब तक फाइनल हो जाएगा? क्योंकि 2 चीज पर निगाहें टिकी हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार और सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग हमको लगता है 4-5 दिन में नहीं, बल्कि हमको लगता है 2-3 दिन में हो जाएगा। चिराग पासवान मान गए? वो मान जाएंगे, मान जाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने सुधा मूर्ति को बधाई दी है। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी और मशहूर लेखिका सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए उनके सफल संसदीय कार्यकाल की कामना की। पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि भारत के राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सुधा जी का योगदान अतुलनीय है और प्रेरणादायक रहा है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है, जो हमारे देश की नियति को आकार देने में महिलाओं की ताकत और क्षमता का उदाहरण है। उनके सफल संसदीय कार्यकाल की मैं कामना करता हूं। शिक्षा क्षेत्र में सुधा मूर्ति का योगदान बड़ा है। पटना के पौष इलाके डाक बंगला चौराहे पर गुरुवार को बेखौफ अपराधियों ने एक जेवर कारोबारी को गोली मारकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले से जुड़ी अब नई जानकारी सामने आई है कि पटना पुलिस को लाली गिरोह पर शक है। पुलिस की वर्दी में लाली गिरोह घटना को अंजाम देता है। पुलिस के बर्खास्त सिपाही लाली गिरोह में शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज में पुलिस की वर्दी में एक शख्स भी दिख रहा है। दरअसल कारोबारी एहतेशाम अली की ओर से कहा जा रहा है कि 5 किलो सोने की लूट हुई है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। घायल कारोबारी पीएमसीएच में भर्ती है और इस मामले में पुलिस दिन भर दूसरा एंगल देने में लगी रही और गोलीबारी को आपसी वाद में घटना बताती रही। लेकिन गुरुवार की देर शाम जाकर पुलिस ने माना कि दिल्ली के जेवर कारोबारी एहतेशाम अली से लूट के लिए अपराधियों ने उसे गोली मारी थी। हालांकि पुलिस अभी 3 किलो सोने की बात ही कह रही है, लेकिन कारोबारी की ओर से 5 किलो सोने की लूट की बात कही जा रही है। तो महिला दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की कमी लाई गई है। जी हां, पीएम मोदी ने आज इसका ऐलान सोशल साइट एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए किया। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का एक बड़ा फैसला लिया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों को आर्थिक बोझ से भी थोड़ी राहत हासिल होगी। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी राहत 1 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। पीएम मोदी ने महिला दिवस के अवसर पर घरेलू महिला को तोहफा देते हुए सिलेंडर के दाम में 100 रुपए कम कर दिए। पीएम के इस तोहफे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी जी हमेशा महिलाओं को सम्मान देते हैं। राखी के दिन भी पीएम मोदी ने महिलाओं को तोहफा दिया और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी पीएम मोदी ने महिलाओं के सम्मान को बढ़ाया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। माननीय प्रधानमंत्री ने महिलाओं को
एक तोहफा दिया है 300 रुपये, पहले 200 था कमी, अब 300 रुपये कमी हो गए। ये एक तरह से गृहिणी को, महिलाओं को, हमारी बहनों को इस अवसर पर एक तोहफा के रूप में है। नरेंद्र मोदी राखी के दिन भी तोहफा दिया था, आज भी तोहफा दे रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की कटौती के फैसले पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस फैसले से 11 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ हासिल होगा। देखिए, करीब जो 11 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला की जो लाभार्थी महिलाएं हैं, उनके लिए कुल मिलाकर 400 रुपए की कटौती हो गई है। 100 रुपए की कटौती आज और 300 रुपए का लाभ पहले दिया गया था, और ये 100 रुपए की कटौती आम जो एलपीजी के उपभोक्ता है उनको ये लाभ दिया जा रहा है। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने पहले नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार दिए हैं। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर, कथावाचक जया किशोरी के अलावे 23 क्रिएटर्स को अवार्ड दिया गया है और इसकी शुरुआत सकारात्मक बदलाव लाने के लिए की गई है। इससे रचनात्मकता का उपयोग करने को बढ़ावा भी मिलेगा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन हम ऐसी महिलाओं की चर्चा खास तौर पर करते हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ अलग काम किया है। समस्तीपुर की मंजू देवी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम सहायिका के रूप में कार्यरत हैं और हर रोज इनका काम जिले के अलग अलग जगहों से आने वाले शवों का पोस्टमार्टम करना है। मंजू देवी का परिवार कई पीढ़ियों से इस काम में जुड़ा हुआ है। अब तक करीब 20,000 से अधिक शवों का मंजू ने पोस्टमार्टम किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज़ 18 मंजू देवी की हिम्मत और उनके जज्बे को सलाम करता है। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी समेत 40 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी ने अभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले 2019 में भी खड़गे लोकसभा चुनाव में गुलबर्गा सीट से लड़े थे, जहां से वो पहले 2 बार सांसद भी रह चुके थे, लेकिन 2019 में उन्हें सीट से हार का सामना करना पड़ा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।